हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो यदि आप क्लास 10th में और अपने बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आज हम इसमें क्लास 10th का सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंकों का होगा। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 2 अंकों का और 3 अंकों का क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो आज ये सोशल साइंस का तीसरा भाग है। ठीक है, पहले भाग में 2 अंक वाला करवा दिए थे, दूसरे भाग में हम 3 अंक वाला बता दिए। तो आज हम खंड सी को करने वाले हैं। मैं पहले बता दूं बच्चों कि जो भी हम लोग प्रश्न कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो 2023 में पूछा गया था सवाल, उसी का आज ये तीसरा खंड है। ठीक है, आप लोग का 3 खंड में एग्जाम होता है। ठीक है, खंड ए, खंड बी, खंड सी। ठीक है, सोशल साइंस का 3 खंड में बांटा जाता है। ठीक है, जिसमें से खंड ए में 2 मार्क्स वाला होता है और खंड बी में 3 मार्क्स वाला और खंड सी में 5 मार्क्स वाला। तो आज हम लोग 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो या फिर फाइनल बोर्ड हो या प्री बोर्ड हो। ठीक है, चलिए इसका 15 नंबर सवाल हम लोग करते हैं। 14 तक के हम लोग पहले कर लिए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं, 2 वीडियो, तो आप उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर दोनों वीडियो को, भाग 1 और भाग 2 को देख सकते हैं। ठीक है, खंड ए और खंड बी को। देखिए सवाल क्या है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। तो महामंदी जो हुआ था, ठीक है, 1929 में, ये इसका क्या कारण रहा था? ठीक है, तो इसी का आपको उत्तर लिखना है। देखिए इसका आंसर पढ़ते हैं हम। 1929 ईस्वी में पूरे विश्व में एक ऐसा आर्थिक संकट आया जो पहले देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो पूरे विश्व का बात कर रहे हो, पूरे दुनिया का 1929 में एक आर्थिक संकट आ गया। ठीक है, जो पूरे दुनिया में कभी नहीं हुआ था ऐसा। ठीक है, यह संकट संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 में उत्पन्न हुआ। ठीक है, और देखते ही देखते रूस को छोड़कर विश्व के कई देश इस जाल में आ गए। इसे ही महामंदी की संज्ञा दी गई। तो महामंदी आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि आर्थिक संकट मतलब पैसों का संकट, आर्थिक मतलब पैसों का संकट हो गया। ठीक है, 1929 ईस्वी में, और सबसे पहले ये अमेरिका में हुआ। ठीक है, बाद में देखते देखते पूरा विश्व में ये चीज़ हो गया। ठीक है, पूरा आर्थिक संकट से जूझ रहा था हमारे पूरा विश्व। ठीक है, और इसी को हम लोग महामंदी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस महामंदी के कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या कारण रहा होगा। ठीक है, तो पहला नंबर देखिए, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया था। ठीक है, जिसके कारण कृषि का जो भी सामान था, ठीक है, धान गेहूं जो भी है, ठीक है, जिससे कृषि के अंतर्गत जो भी आता है, उसका जो उत्पाद की कीमतें हैं वो गिरने लगी। किसानों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए अधिक अधिक उत्पादन करने लगे। देखो बाबू, कि अगर कृषि क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा तो कीमत गिरने लगेगा। ठीक है, अब क्या है कि कोई भी इंसान चाहेगा कि कीमत जब गिर रहा है, कम दाम में रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, तब हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाएंगे। ठीक है, कम पैसा आ रहा है तो हम ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यही कारण से क्या हुआ कि इनकी आय बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करने लगे। लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा प्रभाव पड़ता है ना, कि ज़्यादा उत्पादन होगा तो क्या होगा, उसका प्राइस घटेगा। ठीक है, परंतु बिक्री नहीं होने से पर वस्तुएं धीरे धीरे चढ़ने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या पॉइंट हुआ, उत्पादित माल नहीं बिकने की स्थिति में कंपनी को अपना कारखाना बंद करना पड़ा। ठीक है, तो उत्पादित तो माल हो चुका था, ठीक है, लेकिन वो बिक नहीं रहा था। ठीक है, चूंकि आर्थिक संकट था ना जी, पूरा पूरा पैसों का दिक्कत होता, तो उस समय कौन खरीदता है ना, तो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे कारखाना बंद हो गए। इससे लाखों मजदूर बेरोजगारी के शिकार हो गए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे बेरोजगारी का भी शिकार हो गया, चूंकि मजदूर लोग को काम नहीं मिला है ना, कारखाना बंद हो गया था। तीसरे नंबर देखो, जब कारखाने बंद हो गए तो किसानों की पैदावार को भी कोई खरीदार नहीं, तब यह सड़ने और बर्बाद होने लगे। तो जब कारखाना बंद हो गया, मजदूर के पास पैसा नहीं रहा तो वो चीज़, कोई भी चीज़ खरीद नहीं पा रहा है। ठीक है, किसान से जो भी पैदावार हुआ है वो सारे चीज़ को खरीद नहीं पा रहा है, तो जो किसान के पास जो वस्तुएं हैं वो सब धीरे धीरे क्या हो गए, सड़ने लगे, बर्बाद होने लगी। ठीक है, लास्ट है, क्या कारण है, अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में काफ़ी गिरावट आ गई। तो अमेरिका में शेयर बाजार चलता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट, तो ये क्या है, इसका कीमत गिरने लगा, जिससे वह करीब 1 लाख कंपनियां दिवालिया घोषित हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनियां भी दिवालिया घोषित हो गई। तो इसी कारण से ये महामंदी का एक कारण रहा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दें। ठीक है, तो भारत में बहुत सारे ये सड़क पाए जाते हैं, तो उसका आपको बताना है कौन कौन से सड़क हैं। भारत एक विशाल देश है, बिल्कुल। इस देश में छोटी बड़ी सड़कें देखने को मिलती है। यह सड़कें का जाल बिछा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे सड़कों का एकदम पूरा जाल बिछा हुआ है, जो गाँव को शहर से जोड़ती है और सभी प्रांत से, केंद्र से, देश के विभिन्न भागों से होते हुए राजधानी से जोड़ती है। ठीक है, तो एक जगह से दूसरे जगह जोड़ती है, गांव से शहर को जोड़ती है, गांव से गांव को जोड़ती है, शहर से शहर जोड़ती है। इस तरीके से बहुत सारे रोड हैं, है ना, बहुत सारे सड़क हैं। इस दृष्टि से हमारे भारत का निम्नांकित प्रकार की सड़कें पाई जाती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी सड़क है। सबसे पहला पॉइंट में आता है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग वे सड़कें होती है जिन्हें मुख्य रूप से राजमार्ग का दर्जा मिला होता है। ये मुख्य सड़कें भारत के विभिन्न राज्यों और मुख्य शहरों को जोड़ती है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा रोड है, नेशनल हाईवे, जिससे क्या होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ा जाता है, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा जाता है। तो ये एक सड़क हो गया। ठीक है, तो पहला आपका सड़क समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, राज्य राजमार्ग। ठीक है, तो स्टेट हाईवेज क्या होता है, वो तो नेशनल हाईवे समझ में आ गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है। अब स्टेट हाईवेज क्या हो गए, राज्य राजमार्ग वे राजमार्ग है जो मुख्य रूप से किसी राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को, जिला स्थानों और प्रमुख शहरों को जोड़ते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल समझ लो ना कि आप झारखंड में हो, ठीक है, तो झारखंड से अगर झारखंड से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से दिल्ली, इस तरीके से अगर जोड़ रहा है तो वो नेशनल हाईवे में आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन यही है कि स्टेट के अंदर क्या है कि बहुत सारे जिले हैं, तो एक जिले से जब दूसरे जिले को जोड़ा जाता है जो रोड से, उस रोड को हम लोग राज्य राजमार्ग कहते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं जिला सड़क क्या है। जिला सड़क वे सड़कें हैं जो मुख्यतः किसी राज्य के जिला परिषद, जिला मुख्यालय, छोटे बड़े शहरों को जोड़ती है। साथ ही राज्यों राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों से भी जुड़ी रहती है। ठीक है, जुड़ती है। इनकी चौड़ाई लगभग सामान्यतः 5 मीटर से 8 मीटर तक होती है। देखो, अब दोनों चीज़ समझ में आ गया कि राज्य के अंदर बहुत सारे जिला होते हैं, जिला जोड़े जाते हैं। अब यहाँ पे जिला सड़क में क्या होता है कि जिला में भी बहुत सारे गांव, कस्बे वगैरह होते हैं। ठीक है, नगर पालिका है ना, एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, तो ये सब जो जोड़े जाते हैं, ये सब के अंतर्गत जो रोड आता है, जो सड़क आता है, वो हमारा जिला सड़क में आ जाता है। लेकिन ये जिला सड़क जो है ये नेशनल हाईवे को भी जोड़ती है और राज्य राजमार्ग को भी जोड़ती है। ठीक है, आप देखे होंगे बहुत जगह। अब देखो, एक होता है लास्ट जो ग्रामीण सड़कें। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तरफ आ रहे हैं। पहले नेशनल, फिर स्टेट, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अब देखो यहाँ पे ग्रामीण सड़कें। ठीक है, जो विलेज हो जाता है, रूरल रोड। ठीक है, अब देखो, वे सड़कें जो किसी भी गांव को जिले की सड़कों से जोड़ती है पंचायत या ग्रामीण सड़कें कहलाती है। सिंपल है, समझ में आ गया कि जो जैसे गांव है, ठीक है, आपका कोई भी गांव होगा, ठीक है, अपना गांव होगा। गांव क्या है, गांव किसी शहर से जोड़ रही है, गांव किसी ब्लॉक से जोड़ रही है। तो ये जो सड़कें होती है, ग्रामीण जितने भी सड़कें होती है, वो हमारा ग्रामीण सड़क के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर है। ठीक है, आगे देखो, इसी में ऐसी सड़कें पक्की, कच्ची या मिट्टी की सड़कें होती है। बिल्कुल, आप लोग ग्रामीण सड़कें में ज़रूर देखे होंगे कि कहीं कहीं पक्का किया हुआ है, कहीं कहीं कच्चा किया हुआ है, कहीं कहीं मिट्टी का सड़क है। ठीक है, जो केवल हल्का यातायात करती है, मतलब कि यहाँ पे बहुत कम जो है गाड़ी वगैरह चलता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 17 नंबर जो सवाल पूछा गया है। ठीक है, 2023 में पूछा गया था, क्या था, लोकतंत्र की सफलता की किन्हीं आवश्यक शर्तों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 आवश्यक शर्तें निम्न हैं। ठीक है, तो क्या क्या है लोकतंत्र की सफलता का, तो ऑप्शन नहीं, यहाँ पे मौलिक अधिकार है ना। तो पहला पॉइंट में आता है 4 शर्तें। जो पहला पॉइंट पे आता है मौलिक अधिकार। ठीक है, लोकतंत्र में अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र में, ठीक है, आप लोकतंत्र देश में रह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक मौलिक अधिकार भी दिया जाता है, जिससे वे अधिकारों का उपयोग कर समाज में श्रेष्ठ नागरिक बनते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत किसी भी धर्म को मानने या का अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, सामाजिक असमानता का अधिकार आदि मिलने से नागरिकता का समुचित कल्याण होता है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार होता है। इसमें क्या कि आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, कोई भी विचार को अपना व्यक्त कर सकते हैं किसी के सामने। ठीक है, कोई भी संगठन बना सकते हैं। ठीक है, सामाजिक समानता का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, कि अगर आप समाज में रह रहे हैं तो आपको जो अगला का जितना अधिकार है उतना आपको भी अधिकार है। ठीक है, तो ये आपका मौलिक अधिकार देता है, हमारा संविधान देता है। ठीक है, और ये लोकतंत्र का एक रीढ़ है, समझ लो एक तरह से। ठीक है, दूसरा पॉइंट, शिक्षित जनता।
ठीक है। शिक्षित जनता देखो क्या है, लोकतंत्र के आवश्यक शर्तों में शिक्षित जनता का होना अति आवश्यक है। ठीक है, शिक्षित जनता को ही अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञात होता है। कहने का मतलब कि अगर आप शिक्षित ना हो, ठीक है, आप एजुकेटेड ना हो, तो आपको क्या अधिकार दिया गया है, क्या अधिकार नहीं दिया गया, ये चीज़ कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये तो क्लियर नहीं होगा। इसलिए शिक्षित जनता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज़ का अधिकार दिया गया है, क्या क्या कर्तव्य है, ठीक है, जो कि आप उस पालन कर सके, है ना। वह देश की समस्याओं को समझ सकते हैं एवं उनके निराकरण के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। शिक्षित जनता होने से ही अपने मौलिक अधिकारों का सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षित जनता लोकतंत्र के लिए शर्त अगर हम देखें तो पहला शर्त क्या था हमारा, मौलिक अधिकार। दूसरा जो शर्त है शिक्षित जनता, शिक्षित जो जनता का भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो सभी अधिकारों को जान सके, समझ सके, लड़ सके, है ना। इसीलिए अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। यदि हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो जनता को आर्थिक समानता के स्तर पर कायम करना ही होगा, अन्यथा आर्थिक असमानता होने से जनता में अराजकता की स्थिति पैदा होगी, जिससे लोकतंत्र कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो मेरे प्यारे बच्चों कि किसी किसी का प्रेफरेंस दिया जाता है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, ये सबको प्रेफरेंस दिया, जनरल वाले को जो उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्थिक यहाँ समानता करने के लिए ये चीज़ को कदम उठाया जाता है। ठीक है, अगर आर्थिक समानता ना हो तो बहुत दिक्कत हो सकती है। जैसे आप अपने पड़ोसी को देख लो ना, कि आप अगर अच्छे हो, ठीक है, आप अच्छा खाते पीते हो और पड़ोसी उतना अच्छा नहीं है, गरीब है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मन मोटाव हो जाता है। इसीलिए ये पूरे देश में आर्थिक समानता करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है, छूट दिया जाता है ना, जो नीचे कास्ट के हैं वो सबको छूट दिया जाता है कि वो भी अपना लेवल अच्छा कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ठीक है, अतः इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करके ही लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। यदि प्रेस स्वतंत्र होगा तो सरकार की गलत नीतियों का भांडाफोड़ करके जनता के सामने प्रस्तुत करेगा। प्रेस की स्वतंत्रता, जितना भी मीडिया वाला है, ठीक है, आप भी मीडिया वाला बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप भी मीडिया वाले बन सकते हैं। और अभी बहुत सारे ऐसे ट्रेंड चले हुए हैं जिसमें मोबाइल इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि जिसके कारण सभी मीडिया वाले बन जा रहे हैं इस टाइप से, है ना। तो ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मतलब कि रीढ़ है एक तरह से, देखो। ठीक है, और ये इसका होना इसलिए आवश्यक है कि अगर सरकार कोई भी गलत नीति करता है, कोई भी गलत काम करता है, तो उसका भांडा फोड़ने के लिए ये प्रेस उसके लिए आवाज़ उठा सकता है। ठीक है, इसीलिए प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है इस लोकतंत्र में। साथ ही सरकार की अच्छी नीतियों को भी जनता के सामने व्यापक रूप में रखेगा। तो ज़रूरी नहीं है प्रेस सिर्फ गलत नीतियों को ही दिखाएगा, वो क्या करेगा, सरकार जो अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छी योजना ला रहा है, ठीक है, उसको प्रेस जो है, मीडिया वाला, उसको दिखाएगा। ठीक है, इस प्रकार वह सरकार के जनमत के रूप में कार्य करेगा, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा। इस तरीके से क्या होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा कि हाँ, सरकार हमारे लिए भी काम कर रही है, सरकार गलत कर रही है, सरकार के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। तो आप जब तक जानोगे नहीं तो आप फिर कैसे लड़ोगे, ठीक है, कैसे आप समझोगे। ठीक है, तो इसीलिए प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है यहाँ पे, ठीक है, लोकतंत्र में। तो ये चौथा स्तंभ है, होना चाहिए ये आपका। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों किस प्रकार दूसरे देशों में उत्पादों या अपने उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देश की स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। वे राष्ट्रीय दो जगह लिख दिया ना, वे राष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सामान्य तरीका है। स्थानीय कंपनियों को खरीदना, उसके बाद उत्पादन का प्रचार करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य तरीकों से उत्पादन नियंत्रित करते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि जो बहुत सारे देशों में जिनकी कंपनियां हैं, ठीक है, तो वो स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से, मतलब कि मिलजुल कर वो उत्पादन करती है। ठीक है, और ये क्या करती है कि या फिर अगर उत्पादन नहीं कर पा रही तो उसमें निवेश करेगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, ठीक है, और उसके बाद उत्पादन का प्रचार करना, ठीक है, इन तरीके से नियंत्रित कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी इस स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नज़दीक हो, जहाँ कम लागत पर कुशल कर्मचारी हो। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी ये देखता है,
ठीक है। ये देखता है कि कहाँ पे मार्केट नज़दीक है, वहाँ पे वो अपना फैक्ट्री को स्टार्ट करता है ना, अपना इकाई को स्थापित करता है। जहाँ पे देखता है कि हर चीज़, जो चीज़, जिस चीज़ का वो उत्पादन करना चाहता है, उसका जो रॉ मटेरियल है वहाँ पे आसानी से मिल जाए, ठीक है, तो वैसी जगह करता है। दूसरा पॉइंट देखिए, वो राष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती है जो उनके हितों की देखभाल करती है, ठीक है, तो वो वैसा जगह करता है, ठीक है, जहाँ पे सरकारी नीति का पालन किया जाता है, ठीक है, तो वो भी नज़र रखता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सरकारी नीति को तोड़ करके अपना काम कर रहा है, नहीं, वो सरकारी नीति को भी अपनाते हुए काम कर रहा है। जैसे कि अगर उसको प्रदूषण नहीं करना है, प्रदूषण के लिए कोई उपाय करना है, तो वो करेगा, ठीक है, वो कंपनी जो है वो करेगा, नहीं तो फिर उस पर केस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों में स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। वही चीज़ पॉइंट बोले ऊपर में जो हम, कि जो स्थानीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है कि जो बहुत सारे देशों में की कंपनियां, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में, है ना, बहुत सारी कंपनियां, तो वो क्या करती है, जो स्थानीय कंपनी है, ठीक है, तो उसके साथ वो संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आसान स्थानीय कंपनी को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रचार करना, ठीक है। लेकिन ये संयुक्त रूप से नहीं कर पाती है, तो इसका सबसे आसान तरीका है क्या, कि स्थानीय कंपनी में वो निवेश कर देगा अपना पैसा, ठीक है, अपना पैसा निवेश कर देगा और उसका शेयर को खरीद लेगा, ठीक है, उसके बाद वो कंपनी उसका भी कहलाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 नंबर, विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों के उत्पादन का ऑर्डर देती है। विश्व भर में जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग है जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करता है कि जो छोटे छोटे उत्पादन लोग हैं ना, उत्पादकता लोग, उन लोग को दे देता है, उन लोगों की तुम लोग उत्पादन करो, ठीक है, जितना भी चीज़ है उन लोग को ऑर्डर दे देता है, और ऑर्डर देने के बाद छोटे छोटे फैक्ट्री वो क्या करते, उत्पादन करते हैं और वो कंपनी में दे देते हैं, और कंपनी फिर उसका अपना टैग लगा करके और उसको सेल करती है, ठीक है। तो ये भी आपका पॉइंट में आ जाएगा 4 नंबर पे, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का, और इसका लास्ट सवाल जो है 19 नंबर, वो आप लोग का एक फिगर रहता है, चित्र रहता है, ठीक है, जिसमें से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए भारत में मानचित्र पर कोयले के क्षेत्र के 3 प्रमुख क्षेत्र दर्शाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम पहले से एक कॉपी इसका कर लिए हैं, आप देख सकते हैं भारत के प्रमुख कोयले क्षेत्र एवं खाने। तो यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, झरिया है ये, यहाँ पे आपका हो गया, और रानीगंज, ठीक है, और पंचघाटी, संद्रौली, बहुत सारा है, ठीक है, हम 4 कर दिए, 3 ठो पूछा था, आप किसी में से आप 3 को करके और पूरे अपना नंबर ला सकते हो, ठीक है। ये भी आपका 5 मार्क्स का था, ठीक है, क्लियर है। बाकी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक काफ़ी फटाक से कर देना, और हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन, जो घंटी वाला बटन है, उसे ज़रूर दबा देना, ठीक है। और बच्चों इसका जो खंड ए जो हो गया, ठीक है, खंड ए, खंड बी, ठीक है, ये चीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अगर 2024 की तैयारी करना चाहते हो अच्छे तरीके से, ठीक है, तो हमारे चैनल पे आपको बहुत ऐसे ऐसे चीज़ मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि एक बार शेयर आप लोग ज़रूर कर देना, ठीक है। देखो वीडियो हम तब बनाते हैं जब थोड़ा अच्छा व्यूज़ वगैरह जाता है, ठीक है, तो थोड़ा शेयर कर दोगे, ठीक है, तो मेरे लिए भी मोटिवेट होगा और आप लोग के लिए भी मोटिवेट होगा। मैं बार बार आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।